नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, एक छोटी सी गुजारिश है कि आज के समय में स्वतंत्र पत्रकारिता करना बहुत मुश्किल है और सत्य हिंदी का आप समर्थन कर सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें और सत्य हिंदी की सदस्यता लें। और गूगल प्ले स्टोर से आप सत्य हिंदी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको सत्य हिंदी को बाकायदा रोज फॉलो करना है तो इससे आपको भी अच्छी खबरें मिलेंगी और हमें भी इसका समर्थन मिलेगा। अब बात करते हैं आज के एजेंडा की। पश्चिम बंगाल में जब से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पैर में चोट लगी है, ऐसा लगता है कि वहां की राजनीति बिल्कुल पलट गई है। सरकार का हर महकमा इस चीज से परेशान है कि ममता दीदी को चोट कैसे लग गई। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो सत्ताधारी हो चाहे विपक्षी दल हो, वो इस बात को लेकर परेशान है कि ममता दीदी की चोट कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पश्चिम बंगाल के चुनाव को पलट देगी। अब आपको बता दें कि जिस दिन नामांकन भर रही थी ममता बनर्जी नंदीग्राम में, तो नामांकन के बाद ये हादसा हुआ जब उनके पैरों में चोट लगी और इस हादसे के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने कहा कि उनको 4-5 लोगों ने धक्का दिया और ये उनके साथ एक साजिश है, जिसको लेकर तमाम तृणमूल कांग्रेस के जो नेता थे वो चुनाव आयोग गए। उन्होंने चिट्ठी लिखी और कहा कि उनके नेता को ऐसा लग रहा है हमला करके उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि तृणमूल कांग्रेस का साफ आरोप था कि एक साजिश के तहत ममता बनर्जी पर हमला किया गया। लेकिन मजे की बात यह कि जिस दिन हमला हुआ उसके अगले दिन ममता बनर्जी की तस्वीरें प्लास्टर पैर में चढ़ा वो वायरल हुई और एक वीडियो मैसेज में उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी उल्लेख नहीं किया कि उनको किसी ने धक्का दिया है। अब जब चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की सरकार से, उसके चीफ सेक्रेटरी से जब रिपोर्ट मांगी, तो उस रिपोर्ट में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि ममता बनर्जी के ऊपर किसने हमला किया, वो हमला कैसे हुआ है। और क्योंकि ये तथ्य उस रिपोर्ट से नदारद थे, तो चुनाव आयोग ने ये कहा है कि एलिपन बंदोपाध्याय जो वहां के चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट चुनाव आयोग को सबमिट की थी, तो उस रिपोर्ट से वो संतुष्ट नहीं है और उन्होंने इस बात को कहा है कि वो और डिटेल्स लेकर आए। यानी कि जो डिटेल्स दिए गए थे उससे संतुष्ट नहीं है चुनाव आयोग। अब आपको यहां पर यह बताना जरूरी है कि रिपोर्ट में चुनाव आयोग किस तरीके के डिटेल्स मांग रहा है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कार किस पोल से टकराई थी जाकर, उसके बारे में मेंशन होना चाहिए। किन लोगों ने हमला किया था, इस बात का उल्लेख होना चाहिए। उनके पैर पर कैसे चोट लगी, इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए। ये सारी चीजें उस रिपोर्ट में नहीं है। अब ये जो डिटेल्स हैं ये तृणमूल कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग को क्यों नहीं दिए गए, ये किसी के समझ से परे है। लेकिन हाँ, एक सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि अगर पैर में चोट लगने को लेकर अगर चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी है, तो ये एक बेसिक डिटेल्स थे जिसको तृणमूल कांग्रेस ने नहीं दिया, जिसको लेकर अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस वाकई में कुछ छुपा रही है, और अगर छुपा रही है तो क्यों छुपा रही है। क्या तृणमूल कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड आए? तो अगर ऑन रिकॉर्ड नहीं आए तो फिर ममता बनर्जी ने क्या सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरीके का नाटक किया, ड्रामा किया, जिसको लेकर जो कांग्रेस के नेता है अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये ड्रामा है, ये थिएट्रिक्स है, सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए। तो क्या वो बातें सच हैं? ये सारी बातें आज सामने आ रही हैं। अब जो डिटेल्स मैंने आपको कहे हैं कि ये चुनाव आयोग चाहता है कि वो जो पूरा हादसा है वो कैसे हुआ, इसके पीछे कौन था, इसको लेकर भी उस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं कहा गया है। और आज ये कहा गया था कि चुनाव आयोग के सामने चीफ सेक्रेटरी एलिपन बंदोपाध्याय को दोबारा एक रिपोर्ट सौंपी जानी है, और वो जब तक मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रही हूं अभी तक इसको लेकर कोई भी डिटेल्स नहीं आए हैं कि क्या राज्य सरकार ने ममता दीदी के चोट को लेकर दोबारा चुनाव आयोग में रिपोर्ट दी है, और अगर दी है तो वो क्या है डिटेल्स, ये अभी तक सामने नहीं आया है। लेकिन हाँ, ममता दीदी की चोट को लेकर अगर तृणमूल कांग्रेस एक तरफ सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता उसका काफी जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। अब बात करते हैं मिसाल के तौर पर जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत,
उन्होंने आज ट्वीट कर कर दो पिक्चर्स आज ट्वीट करके उन्होंने दिखाई हैं। एक पहली जो कि ममता बनर्जी के पैर में प्लास्टर लगा हुआ है, और दूसरी ममता बनर्जी जो व्हील चेयर पर बैठी हैं, और उसको क्लोजअप में दिखाया गया है कि वो व्हील चेयर से पे जब बैठी हैं तो वो प्लास्टर नहीं है बल्कि क्रेप बैंडेज है। तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने ये कहा है कि प्लास्टर से क्रेप बैंडेज में आप 3 दिन में कैसे आ सकते हैं। यानी कि अगर फ्रैक्चर था और आपको कास्ट लगाया गया था पैर में और बिल्कुल एक प्रॉपर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, तो ऐसा कैसे हो गया कि वो प्लास्टर अब प्लास्टर की जगह क्रेप बैंडेज बन गई है। तो इसको लेकर काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टीज हैं, जैसे शिवसेना का मानना है, शिवसेना ये कहती है कि जो ये ममता दीदी की जो चोट है ये बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी ने अगर आप देखें तो अभी तक बिल्कुल रिलीजियस लाइंस पर यानी कि धार्मिक आधार पर इस चुनाव का ध्रुवीकरण कर रही थी, चाहे वो श्री राम का इशू हो लेकर या फिर किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को ये दिखाया जा रहा है, और खासकर जो ममता बनर्जी की छवि है उनको एंटी हिंदू बताया जा रहा है पूरे इस चुनाव में। इस तरीके से उनका प्रोजेक्शन बीजेपी कर रही है। तो जाहिर सी बात है कि ममता बनर्जी को भी मजबूरी वश इस रिलीजियस पोलराइजेशन को काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने चंडी पाठ पढ़ा। जब उन्होंने चंडी पाठ पढ़ा तो बीजेपी की तरफ से कलमा पढ़ा गया। तो ये तमाम तरीके की चीजें आज सामने आ रही हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल साफ तौर पर बता दूं कि अभी तक जो बीजेपी इस बात का डंका बजा रही थी कि बीजेपी के लिए जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है वो बिल्कुल केक वॉक है, वो आसानी से जीत जाएगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल में जो सर्वेज आए हैं उन्होंने भी कहा है कि ममता बनर्जी ये चुनाव जीत जाएंगी। लेकिन हाँ, वो स्ट्रिक्ट काफी कड़ा कंपटीशन होगा बीजेपी और तृणमूल के बीच में। तो ये जो ममता बनर्जी की चोट है, क्या ये एक चुनाव का टर्निंग पॉइंट है? और टर्निंग पॉइंट मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि इस टर्निंग पॉइंट से शुरू होता है झूठ और सिंपथी का सिलसिला। जी हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये पूरा चुनाव झूठ और सिंपथी के आधार पर लड़ा जा रहा है। अगर आपको ध्यान होगा कि 2 महीने पहले जब जेपी नड्डा के कॉन्वॉय पर जब हमला हुआ था तो इसी तरीके की सिंपथी बीजेपी भी गेन करना चाह रही थी, और ये कहा गया कि देखिए किस तरीके से जेपी नड्डा के ऊपर हमला किया गया, उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, और ये तमाम तरीके की बातें सामने आई। और बीजेपी उस समय सिंपथी गेन कर रही थी और ये आरोप लगे कि बीजेपी झूठ बोल रही है। अब उसी स्वर में टीएमसी ने भी बात करनी शुरू कर दी है। अभी ये बात बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ममता दीदी जो बात ये कह रही है कि उनके साथ साजिश है या नहीं है, क्योंकि अगर वो ये साजिश कह रही हैं तो ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ममता दीदी के ऊपर है कि उस साजिश को वो साबित कर सके। अभी तक उनकी जो रिपोर्ट सौंपी गई है उनके चोट की, वो इस बात को बिल्कुल भी साबित नहीं कर रही है कि उनकी चोट किसी साजिश के तहत उनको लगी थी। क्योंकि अगर ऐसा होता तो वाकई में पहली बार जब इस रिपोर्ट को अल्पन बंदोपाध्याय ने सबमिट किया था तो उसमें ये सारे डिटेल्स शामिल होने चाहिए थे कि कौन वो लोग थे जो जिनके पीछे थे, क्या उनकी जो गाड़ी थी वो किसी खंभे से टकराई थी, क्योंकि कई आई विटनेसेस ने कहा कि उनकी जो गाड़ी थी वो खंभे से टकराकर उसका दरवाजा जो था वो खुला हुआ था लेकिन वो खंभे से टकरा गई थी। तो वो डिटेल्स इस रिपोर्ट से क्यों मिसिंग है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि काफी भीड़ थी, भारी क्राउड था जब ममता बनर्जी की गाड़ी चल रही थी और बहुत धीरे स्पीड में चल रही थी, और किसी ने भी अगर रैली देखी हो तो उस रैली से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पॉलिटिशियंस की गाड़ियां हैं वो कितनी रेंगती हुई चलती हैं भीड़ में। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि गाड़ी खंबे से कैसे टकराएगी, अगर तेज स्पीड में है तभी टकराएगी, तो ये भी एक सवाल है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं इन पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ममता बनर्जी को अपनी डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदलना आता है। एक श्रूड पॉलिटिशियन है जिनको एक मौका मिला, क्योंकि वो चीज ये साबित नहीं कर पा रही हैं कि उन पर हमला हुआ है या नहीं हमला हुआ है। और जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ में जब तक कि आप पिन पॉइंटेडली कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिलता है या किसी तरीके का कोई क्लियर कट विटनेस बात नहीं करता है, तब तक ये साबित करना मुश्किल है कि क्या वाकई में उनके ऊपर हमला हुआ है। और जब तक आप साबित नहीं कर सकते हैं तब तक सवालों के घेरे में बीजेपी भी रहेगी और तृणमूल कांग्रेस भी रहेगी। लेकिन आज सवाल, क्योंकि दोबारा चुनाव आयोग ने ये दोबारा से रिपोर्ट मांगी है चीफ सेक्रेटरी से, तो आज तृणमूल के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा सवाल चुनाव आयोग पर भी खड़े हो रहे हैं।
जी नीलू, अगर जहां तक बात की जाए, अगर चुनाव आयोग ने इस तरह की एक रिपोर्ट पूछी है, तो मेरे ख्याल से कायदे से ये रिपोर्ट जो है डीजीपी, जिसका कि अभी तबादला हुआ था कुछ दिन पहले चुनाव आयोग के आदेश के बाद, शायद पुलिस इस मामले की पूरी तहकीकात कर चुकी होगी। और हैरानी की बात है कि अगर 4 या 5 दिन के बाद में इस तरह की एक रिपोर्ट अगर एक राजनीतिक दल से मांगी जाती है, तो वो शायद एक तरीके से स्पष्ट नहीं दिखता है कि क्या पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है या इस पर अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है। क्योंकि हमने देखा है कि इस चोट को लेकर के हर राजनीतिक दल की प्रतिक्रिया पूरे देश से आई है। और ऐसे में इस पर एक स्पष्ट जो रवैया है या स्पष्ट एक जो क्या हुआ था, क्या ये एक साजिश थी या एक सिंपैथी गेन करने का तरीका था, तो इस पर कहीं ना कहीं ये वेस्ट बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर एक मामला दर्ज हुआ था तो उस मामले के अंतर्गत किस तरह की जो कदम है वो उठाए गए हैं अभी 4 दिन बाद। और अगर इस तरह का संकेत चुनाव आयोग देता है तो कहीं ना कहीं ये जो छवि है वेस्ट बंगाल पुलिस की, उसको एक ये गलत नजरिए से दिखाता है। देखिए, जब चुनाव आयोग ने ये कह दिया कि ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं है, तो ही हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें कितनी सच्चाई है। दूसरी बात कि विभिन्न समाचार चैनलों में इस बात को दिखाया गया है कि ये बात वो साबित नहीं कर पा रही है कि ये एक्सीडेंट था या उन पे हमला हुआ। जहाँ तक कुछ लोगों का मानना है, जानकार लोगों का मानना है कि वो एक दुर्घटना थी और वो दीदी जो कार के बैनट पर खड़ी थी तो वहीं से कुछ एक्सीडेंट हो गया, वो गिर गई और उनको चोट आ गई। तो लोगों का ऐसा मानना है, विभिन्न लोगों का, कि उन्होंने जो कहा है कि मेरे पर हमला हुआ, उसमें सच्चाई कम और राजनीतिक मुनाफा लेने की जो भावना है वो ज़्यादा है। खैर, ये जांच का मामला है, इस पे मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। और इसके ऊपर में जो चुनाव आयोग ने जो कहा है उसका हम स्वागत करते हैं। और लोकतंत्र में मेरे ख्याल से हमने जो काम किया है या जो हम काम करेंगे, उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर के जनता के पास जाना ज़्यादा बेहतर होता है। और हम जाएंगे कि जो ममता दीदी जो वादा करके आई थी, आज जो किसानों को जो सुविधाएं मिल रही है प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रही? आयुष्मान भारत के तहत जो स्वास्थ्य की सुविधा जो अन्य राज्यों के लोगों को मिल रही है, वो बंगाल के लोगों के क्यों नहीं मिल रही? तो हम एक परिवर्तन का नारा लेकर करके जनता के बीच में जाएंगे और ममता जी को अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के बीच जाना चाहिए और जनता जनार्दन तय करेगी, ऐसा मेरा मानना है। जिन राज्यों में चुनाव होता है और जब मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता है तो आमतौर पर जो वहां की सुरक्षा है, उसका जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बन जाती है। और अब चुनाव आयोग पर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान कर पाए। और अगर एक कोई पॉलिटिकल पार्टी, भले ही वो सत्ताधारी पार्टी हो, और अगर वो चुनाव आयोग के पास गई है और उन्होंने कहा है या उनके लीडर्स ने आरोप लगाया है कि उनके लीडर पर हमला हुआ है, तो आज चुनाव आयोग इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग जिस स्वर में बात कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार की भाषा में ज्यादा बात करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव आयोग ने पहली बार जो रिपोर्ट दी गई है उसको एक्सेप्ट कर लिया होता। और चूंकि वो रिपोर्ट नहीं एक्सेप्ट की गई है और बार बार उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उसमें से जो तथ्य हैं उस रिपोर्ट से गायब हैं और वापस आप दोबारा लेकर आइए, तो कहीं ना कहीं लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग केंद्र सरकार के निर्देश पर काम कर रहा है। और अगर कर रहा है तो वो भी एक बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि चुनाव आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी मानी जाती है जिसकी निष्पक्षता पर ज्यादा लोग सवाल कभी नहीं खड़ा करते और वो एक निष्पक्ष ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। लेकिन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि चुनाव आयोग उसका साथ नहीं दे रहा है, जैसे इस केस में तृणमूल कांग्रेस कह रही है, और तृणमूल कांग्रेस ने बार बार चुनाव आयोग के ऊपर इस बात को लेकर आरोप भी लगाया है, तो ये चुनाव आयोग का दायित्व भी बनता है, जिम्मेदारी भी बनती है कि वो किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस को सांत्वना दे। आज वो तृणमूल कांग्रेस को सांत्वना नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये मैटर छोटा मोटा नहीं है।
एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है मुख्यमंत्री की, और अगर मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से हमला हुआ है या इंजरी हुई है तो आज कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी बनती है। तो आज सवाल के घेरे में चुनाव आयोग है, सवाल के घेरे में बीजेपी है, और सवाल के घेरे में तृणमूल भी है कि वो किस तरीके की राजनीति कर रही है। क्या आज वो दया के दम पर या सिंपैथी के दम पर, सिंपैथी मांगने के दम पर ये चुनाव जीतेगी? और अगर चुनाव सिंपैथी के बल पर जीता जाएगा तो ये कैसा चुनाव है? और आज सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या तृणमूल कांग्रेस ने लोगों को विकास नहीं दिया, लोगों की जो डिमांड्स थी उनको पूरा नहीं कर पाया गया? क्योंकि बार बार ये लोग कह रहे हैं कि ये दूसरा टर्म था तृणमूल कांग्रेस का, और एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा ममता बनर्जी के खिलाफ भी जा रहा है। लेकिन जो पूरा चुनाव है आप देख लीजिए, वहां पे मुद्दे मिसिंग हैं, जो चुनाव के असली मुद्दे हैं कि कितना विकास हुआ है, लोगों के घर में पानी पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, सड़कें बनी है या नहीं बनी है, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा है। बात सिर्फ किसकी हो रही है? जय श्री राम, चंडी पाठ, कलमा या पैरों में प्लास्टर। और पैरों में प्लास्टर जब से ममता दीदी को चढ़ा है ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल चुनाव की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। क्यों? क्योंकि अब ये चुनाव ऐसा लग रहा है कि झूठ और सिंपैथी के दम पर जीता जाएगा। और आपको ये बात बता दें कि झूठ और सिंपैथी की जब मैं बात करती हूं तो ये आरोप बीजेपी पर भी लगते हैं और ये आरोप तृणमूल पर भी लगते हैं, which means that both sides, whether it is तृणमूल और बीजेपी, वो एक ही राजनीति का हिस्सा है, झूठ और सिंपैथी का। तो ऐसे में लोकतंत्र की विश्वसनीयता का क्या होगा? आज जो लोकतंत्र है या पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, चुनावी प्रक्रिया पर या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पर विश्वसनीयता कैसे बनेगी? आज इसको लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो सवालों के घेरे में, जैसा मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस है, सवालों के घेरे में चुनाव आयोग है, और सवालों के घेरे में उतना ही बीजेपी भी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को उसी की भाषा में तृणमूल समझाने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी को इसीलिए बुरा लग रहा है क्योंकि अभी तक वो दबाव की राजनीति खेल रही थी बीजेपी, और अब उनको लग रहा है कि दबाव की जो राजनीति है वो नहीं काम कर रही है। दबाव के आगे सिंपैथी ज्यादा भारी पड़ रहा है। और ममता बनर्जी की जो इमेज है कि वो व्हील चेयर पे बैठकर कैंपेन करेंगी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उससे बिल्कुल डर गई है। तो मेरा सवाल जो सबसे है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव मुद्दों पर नहीं है, क्या झूठ और सिंपैथी के बल पर लड़ा जाएगा? इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि गूगल प्ले स्टोर से अगर आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।